नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा कि हमने नई कविता पर बात की थी। इससे पहले प्रयोगवाद का परिचय दिया था और प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने बात की थी कि प्रयोगवाद की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। प्रयोगवाद में जो अज्ञे की संपादकताओं में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे वो कब कब प्रकाशित हुए थे और उनके अंदर 7 कवियों का संकलन किया गया था और वो 7 कवि कौन कौन से थे। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथे सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं, वो सब हमने पिछली क्लास में बात की थी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उन पर हमने पहले बात कर चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई कविता। नई कविता का परिचय हम दे चुके हैं। नई कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें वो उस पर हमने बात की थी। आज फिर हम नई कविता के संबंध में, जैसे हमने प्रयोगवाद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की थी, उसी तरह से नई कविता के संबंध में भी हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। नई कविता का परिचय हम पिछली क्लास में उस पर बात कर चुके हैं और तार सप्तक, जो चारों ही तार सप्तक थे, उनके जो कवि, उनमें जो जो कवि शामिल हैं उन पर भी हम बात कर चुके हैं। वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तार सप्तक के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है कि किस सप्तक में कौन से कवियों को शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना है। और कौन सा सप्तक कब प्रकाशित हुआ ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। नई कविता जो नाम था वो किसने दिया था? अज्ञेय जी। याद रखना है आपको, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और जो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है वो अज्ञेय ने, जो तार सप्तक संपादित प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, वहां से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जो नई कविता है, नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने नई कविता नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अज्ञेय जी ने एक रेडियो वार्ता थी, उसमें सर्वप्रथम जो नई कविता है इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने अपनी एक रेडियो वार्ता में किया था। किसने? अज्ञेय जी ने। ये आपको याद रखना है। नई कविता नाम सर्वप्रथम अज्ञेय जी ने दिया और एक रेडियो वार्ता के दौरान इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञेय जी ने किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। जो नई कविता पद था उसका सर्वप्रथम प्रयोग अज्ञेय जी ने अपने एक रेडियो वार्ता के दौरान किया था। यही बाद में जो नए पत्ते के 1953 जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि जो नई कविता नाम है किसने दिया? अज्ञेय जी ने दिया। उन्होंने अपनी एक रेडियो वार्ता के दौरान इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और वही बाद में जो नए पत्ते जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो आपका ये प्रश्न यहाँ पर हल हो गया है कि नई कविता नाम किसने दिया था? वो अज्ञेय जी ने दिया था। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों कि नई कविता का आरंभ सन 1954। नई कविता का आरंभ कब से माना जाए? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला था नई कविता नाम किसने दिया, दूसरा नई कविता का आरंभ
कब से माना जाए। नई कविता का आरंभ दोस्तों सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। कब से? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी से नई कविता का आरंभ माना जाता है। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था नई कविता। तो नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी से माना जाता है। जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। नई कविता के प्रकाशन से ही माना जाता है नई कविता का आरंभ। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी से में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित पत्रिका नई कविता से माना जाता है। बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से माना है। वैसे तो नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी से माना जाता है। जगदीश चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका जो नई कविता थी उसी से नई कविता का आरंभ माना जाता है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ 1951 ईस्वी से माना है। उनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। डॉक्टर बच्चन ने नई कविता की शुरुआत 1951 ईस्वी से मानी और उनके अनुसार जो नई कविता है वो प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेत व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ये किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने कहा है कि जो नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेत व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं बल्कि विविध है। मुक्तिबोध जी ने लिखा है नई कविता के बारे में। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कहा है नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजन के आधार पर न नापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। ये किसने कहा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कहा है कि जो नई कविता है, नई कविता ने पहली बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज के इस प्रकार तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है नई कविता डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है नई कविता के समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वर्ण मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, बल्कि मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है नई कविता में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार। उसके बाद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने ही कहा है भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में, जो इनकी पुस्तक है भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है,
क्योंकि कविता को संगठन में भाषा प्रयोग का मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। किसने कहा है? और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ में, अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है भाषा, संवेदना और सर्जन में कहा है कि इस पुस्तक में लिखा है नई कविता के बारे में कि आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, आज की कविता को जांचने के लिए जो कि प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग को मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। विजय देव नारायण शाही ने, विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। किसने? विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। ये भी प्रश्न बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किस विद्वान ने की है, तो वो विजय देव नारायण शाही जी ने लघु मानव की प्रतिष्ठा की है नई कविता में। नई कविता के दो प्रमुख तत्व थे दोस्तों, कल भी हमने बात की थी, अनुभूति की सच्चाई नई कविता के दो प्रमुख तत्व थे। पहला अनुभूति की सच्चाई और दूसरा बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता के दो प्रमुख तत्व थे, अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि या बुद्धिमूलक। बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि नई कविता के दो प्रमुख तत्व थे। नई कविता में कैक्टसवाद नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। नई कविता में दोस्तों कैक्टसवाद का जन्म होता है। कैक्टस है जो प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो कि अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण है, नई कविता के दो प्रमुख तत्व थे, अनुभूति की सच्चाई और बौद्धिक मूलक यथार्थवादी दृष्टि। और जो विद्वानों द्वारा नई कविता के बारे में कहे गए तथ्य हैं वो भी आपको याद रखने हैं। नई कविता की शुरुआत कहाँ से हुई? नई कविता नाम जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो अज्ञेय जी ने किया था। अपनी एक रेडियो वार्ता के दौरान इस पद का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद ये नए पत्ते जनवरी फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा प्रकाशित पत्रिका नई कविता से माना जाता है, लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता का आरंभ दूसरे सप्तक यानी 1951 ईस्वी से माना है और उन्होंने कहा है कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है दोस्तों।
और मुक्तिबोध ने कहा है कि नई कविता वैविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। तो जो सभी विद्वान थे उनके जो कथ्य थे उन्होंने कहे थे नई कविता के बारे में, उन पर हमने बात की है, ये आपको याद रखना है। विजय देवनारायण साहिब जी ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। जो नई कविता की दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे नई कविता से संबंधित। नई कविता का जो परिचय था वो हमने कल की क्लास में बताया था, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है कि नई कविता कैसे प्रयोगवाद से नई कविता आरंभ हुई। स्वतंत्रता के बाद जो रचनाएं लिखी गई थी उनके लिए नई कविता जो नाम था वो रूढ़ हो गया था। किस तरह का वर्णन कवियों ने, जो नई कविता के कवि हुए हैं, उन्होंने किया है, उन सब चीजों पर हम कल बात कर चुके हैं। दोस्तों, प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 से मानी गई, और अगर 1953 तक हम माने प्रयोगवाद रहा, क्योंकि 1954 से नई कविता की शुरुआत होती है। 1954 से जगदीश गुप्त जी की जो पत्रिका थी नई कविता, वहीं से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है 1954 ईस्वी से। 1956 ईस्वी में परपद्यवाद, 1956 ईस्वी में परपद्यवाद, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रयोगवाद, नई कविता और बाद के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनकी रचनाओं पर हम बात करेंगे। 1956 ईस्वी में परपद्यवाद की शुरुआत मानी जाती है। परपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा जी ने, परपद्यवाद का प्रवर्तन किसने? नलिन विलोचन शर्मा। परपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के परपद्य संकलन से किया है। शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के परपद्य संकलन से किया है। परपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया है? नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया है। सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के परपद्य संकलन में किया है परपद्यवाद का प्रवर्तन। परपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। किसको? परपद्यवाद को क्या कहा जाता है? नकेनवाद भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि शामिल थे। नकेनवाद, जो परपद्यवाद का दूसरा नाम क्या है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो वो है नकेनवाद। नकेनवाद नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि शामिल थे। बिहार के 3 कवि शामिल थे। कौन कौन? नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नैसे नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। इन तीनों के नाम के पहले अक्षर से ही
जो प्रपद्यवाद है उसको नकेनवाद भी माना जाता है। नलिन विलोचन शर्मा, के से केशरी कुमार और न से नरेश, ये तीनों बिहार के कवि थे, इसलिए जो प्रपद्यवाद है उसको नकेनवाद भी माना जाता है। जो ये कवि हैं इनके नाम के पहले अक्षर से ही जो प्रपद्यवाद है उसका दूसरा नाम नकेनवाद रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? प्रपद्यवाद जो था और प्रयोगवाद में मूल अंतर क्या है? वो ये कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। जो प्रपद्यवाद है वो प्रयोग को साध्य मानता है। ये बताया गया है कि प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद में क्या अंतर है। प्रपद्यवादी जो कवि हुए हैं वो प्रयोग को साध्य मानते हैं, और कल हमने बताया था अज्ञेय जी ने अपना जो दूसरा सप्तक था उसकी भूमिका में कहा था कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, वो सिर्फ एक साधन है। तो यही अंतर है कि प्रपद्यवाद में प्रयोग को साध्य माना जाता है, लेकिन प्रयोगवाद में प्रयोग को साधन माना गया है। ये हमने कल ही बात की थी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है नकेनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है। किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। वास्तव में क्या था? प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता था। ये किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश, नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित कौन सी पत्रिका? प्रकाश। नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। किसमें? नरेश, जो कि नकेनवाद के प्रमुख कवि थे, के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई? प्रकाश पत्रिका प्रकाशित हुई, और इसमें प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया गया। तो दोस्तों ये था प्रपद्यवाद, जिसका प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया। 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन में प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा जी ने किया। इसका दूसरा नाम है नकेनवाद। नकेनवाद नाम किन कवियों के नाम से बना है? नलिन विलोचन शर्मा जी, बिहार के 3 कवि शामिल थे नकेनवाद में, केशरी कुमार और नरेश। इन तीनों के पहले अक्षर से नकेनवाद नाम बनता है। दूसरा, प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर था? कि प्रपद्यवाद के जो कवि थे उन्होंने प्रयोग को साध्य माना, जबकि प्रयोगवाद में प्रयोग को साध्य न मानकर सिर्फ साधन माना गया है। ये कुछ अंतर थे प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में। आपको प्रयोगवाद के बारे में पता चल गया। नई कविता क्या है, उससे जो महत्वपूर्ण कथन थे, जो महत्वपूर्ण चीजें थी नई कविता की, वो भी आपको पता चल गई। प्रपद्यवाद के संबंध में भी आपको जानकारी हो गई। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इन जो बात की है हमने, जो प्रयोगवाद है और नई कविता है, उसके प्रमुख कवियों पर। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवियों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कवि आते हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद
हीरानंद अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। ये है प्रयोगवाद के जो तार सप्तक के संपादन इन्होंने किया था। चारों जो तार सप्तक थे इनके बारे में हम महत्वपूर्ण जो इनकी रचनाएं हैं, इनके जन्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो कथन है उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको अज्ञेय जी को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जिसमें अज्ञेय जी से प्रश्न ना पूछे गए हो। महत्वपूर्ण कवि है और महत्वपूर्ण कवियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां पर हुआ था? कसिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कसिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। इन्होंने बीएससी की थी। बीएससी की थी और अंग्रेजी में एमए किया था। बीएससी करने के बाद अज्ञेय जी ने अंग्रेजी में एमए किया था, याद रखना है आपको। इनके बचपन का नाम, अज्ञेय जी के बचपन का नाम था सच्चा। बचपन का नाम क्या था? सच्चा। इन्होंने जो ललित निबंध लिखे थे, ललित निबंध का नाम है इनका, इनके जो ललित निबंध मिलते हैं वो इन्होंने कुटी चातक नाम से लिखे थे। कुटी चातक नाम से इन्होंने लिखे थे, याद रखना है आपको। इनके जो बचपन का नाम था वो सच्चा था। ललित निबंधकार जो इनका नाम है वो कुटी चातन है और जो इनका रचनाकार नाम है या साहित्यिक नाम है वो है अज्ञेय। हम इनको साहित्य में जब पढ़ते हैं अज्ञेय नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ही है। अज्ञेय नाम कैसे पड़ा था? ये इनको जैनेन्द्र और प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया था। एक बार इनकी जो कविता है वो पत्रिका में छपने के लिए आई थी, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं था। तो प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र जी से पूछा था कि ये कहाँ से आई है रचना, इसको किस नाम से छापा जाए। तो जैनेन्द्र जी ने दो उनको नाम दिए थे कि जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो, या तो उसको अज्ञात लिखते हैं या अज्ञेय लिखते हैं। तो प्रेमचंद जी ने अज्ञेय नाम से उस कविता को छापा था और आप देख सकते हैं कि साहित्य में अज्ञेय नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गए। तो लेकिन इनका वास्तविक नाम यही था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका वास्तविक नाम था। अज्ञेय नाम इनको दिया गया था प्रेमचंद और जैनेन्द्र जी द्वारा, क्योंकि इनकी जो कविता आई थी उस पर किसी तरह का कोई नाम नहीं लिखा गया था। इन्होंने बीएससी करके अंग्रेजी एमए किया था दोस्तों, ये आपको पता चल गया। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री, इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री और माता व्यंती देवी।
माता व्यंती देवी, आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था और माता इनकी व्यंती देवी थी। कसिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1911 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म हुआ था। दोस्तों ये कुछ टाइम के लिए जेल में भी रहे थे। जो आंदोलन चला हुआ था उस समय स्वतंत्रता संग्राम, उनमें ये बम बनाते हुए पकड़े गए थे। तो उसके बाद इन्हें कुछ समय जो जेल के अंदर रखा गया था और जेल आने के बाद 1 या 2 साल के 2 साल इनको अपने घर में ही नजरबंद रहना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो इनका साहित्य इतना सारा मिलता है, इन्होंने इतना सारा साहित्य रचा और आज हम इनके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इनका जो पहला काव्य संग्रह था कौन सा था? भगनदूत। पहला काव्य संग्रह है भगनदूत, ये आपको याद रखना है। और अंतिम काव्य संग्रह है ऐसा कोई घर आपने देखा है। ऐसा कोई घर आपने देखा। ये अज्ञे जी के, पहले हमने उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, वो आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये बहुत बार पूछा जाता है। जन्म आपको याद रखना है। कर्मानुसार कर्मानुसार लगाने वाले प्रश्न जो आते हैं उनमें भी आपके लिए फायदेमंद होगा। और आपको ये याद रखना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ। इनका जन्म, माता पिता का नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम किसी भी कवि पर बात करते हैं तो उनके बारे में समस्त जो जानकारी है वो हम आपके साथ बांटते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है, जो जिस भी कवि पर हम बात करें, जिस भी रचनाकार, जिस भी साहित्यकार पर हम बात कर रहे हैं, उनकी जो रचनाएं हैं। अब हम अज्ञे जी के महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों पर बात करेंगे। सबसे पहला जो इनका काव्य संग्रह था वो था भगनदूत। अज्ञे जी का पहला काव्य संग्रह था भगनदूत, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भगनदूत। उसके बाद दोस्तों चिंता। चिंता काव्य संग्रह आया जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भगनदूत 1933 ईस्वी, चिंता 1942 ईस्वी। इत्यलम 1946 इत्यलम 1946 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर 1949। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि अज्ञे जी का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था। पहला सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह था हरी घास पर क्षण भर। और बहुत सारे आपने पेपरों में भी इसको देखा होगा, बहुत ही ज्यादा प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। तो हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो कि अज्ञे जी का पहला सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह माना जाता है। उसके बाद है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी। बावरा अहेरी का प्रकाशन कब हुआ? 1954 ईस्वी में। इसके बाद है इंद्रधनुष रोंदे हुए ये।
इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित। सभी याद रखने हैं आपको, क्योंकि अज्ञेय जी महत्वपूर्ण कवि हैं और इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अरि ओ करुणा प्रभामयी 1959 ईस्वी। अरि ओ करुणा प्रभामयी 1959 ईस्वी। अरि ओ करुणा प्रभामयी 1959 ईस्वी। उसके बाद है दोस्तों पुष्करिणी। पुष्करिणी ये भी 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पुष्करिणी 1959 ईस्वी। इसके बाद है दोस्तों आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी अज्ञेय जी का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। पूर्वा 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। पूर्वा में दोस्तों भगनदूत, चिंता, इसमें पूर्वा में भगनदूत, चिंता, इत्यलम और हरी घास पर क्षण भर। ये काव्य संग्रह संकलित है पूर्वा नाम से। 1965 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। चिंता नहीं है, भगनदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर पूर्वा में संकलित है, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये भी आपको याद रखना, कौन कौन सी, भगनदूत, इत्यलम और हरी घास पर अक्षण भर पूर्वा में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ। ये याद रखना है। पूर्वा के बाद दोस्तों आती है सुनहले सवाल। सुनहले सवाल 1966 ईस्वी में प्रकाशित। सुनहले सवाल 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था काव्य संग्रह। ये भी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह अज्ञेय जी का। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूं। क्योंकि मैं उसे जानता हूं। 1969 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूं काव्य संग्रह 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सागर मुद्रा। उन्नीस सौ 1970 ईस्वी। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। मुर्दा, सागर मुर्दा 1970 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी।
कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी, सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी और पूर्वा 1965 ईस्वी, जिसमें भगनदूत, इत्तेलम और हरी घास पर क्षण भर संकलित हैं। आंगन के पार द्वार महत्वपूर्ण रचना है 1961 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों सागर मुद्दा के बाद, जो कि 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। पहले मैं सन्नाटा बुनता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था गे जी का। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी में। महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। नदी की बांक छाया, नदी की बांक छाया 1981। नदी की बांक छाया 1981 ईस्वी। ऐसा कोई घर, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी। ऐसा कोई घर आपने देखा है सदा नीरा, दो खंडों में है ये। सदा नीरा दो खंडों में विभाजित है और 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सदा नीरा दो खंडों में प्रकाशित है। उसके बाद है मरुस्थल। मरुस्थल 1995। ये काव्य संग्रह हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के। ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। सबसे पहला जो इनका काव्य संग्रह है वो है भगनदूत, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद आता है चिंता, 1942 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। इत्तेलम 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया है। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दोस्तों ये अज्ञेय जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, ये आपको याद रखना है। हरी घास पर अक्षण भर 1949 ईस्वी। उसके बाद आता है बावरा अहेरी 1954 ईस्वी। बावरा अहेरी का प्रकाशन कब किया गया? 1954 ईस्वी में। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 ईस्वी। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सभी याद रखने हैं आपको, वो भी प्रकाशन वर्ष के साथ। अरि ओ करुणा प्रभा में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी। पुष्पकरिणी 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पूर्वा 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगनदूत, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर संकलित है। इस याद रखना है आपको, किसमें? पूर्वा में। सुनहले शैवाल, सुनहले शैवाल 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी। और ये है
सागर मुद्रा, माफ करना ये पहले कुछ मिस्टेक हो गई थी इसमें। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है आपको, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्योंकि मैं पहले उसे जानता हूं, क्योंकि मैं पहले उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1969 ईस्वी याद रखने हैं आपको। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी, याद रखने हैं आपको। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973 ईस्वी। उसके बाद है दोस्तों महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी। नदी की बांक छाया, नदी की बांक छाया प्रकाशित हुआ 1981 ईस्वी में। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी में। सदा नीरा 2 खंडों में 1954 ईस्वी में। ऐसा कोई घर आपने देखा है जो पुस्तकों में दिया गया है, वो इनका अंतिम काव्य संग्रह दिया गया है। लेकिन मैंने कहीं पर देखा है कि जो मरुस्थल 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी इस हिसाब से मरुस्थल को माना जाना चाहिए। लेकिन जो पुस्तकों में दिया गया है वो ये दिया गया है। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी में। अज्ञेय जी का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। सदा नीरा 2 खंडों में विभाजित है दोस्तों, और 1984 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये सभी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं किसके? अज्ञेय जी के। दोस्तों सभी आपको याद रखने हैं प्रकाशन वर्ष के साथ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आपको सभी याद रखने हैं। 2 या 3 बार मैंने आपको बता भी दिया है। आप जब इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, आराम से याद रखने हैं, तो आपको ये प्रकाशन वर्ष के साथ ही याद हो जाएंगे। दोस्तों अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार, जो इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार, कौन सी रचना? ये याद रखनी है आपको, कितनी नाव में कितनी बार, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उस पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितनी नाव में कितनी बार, जो इनकी रचना है, जो कि 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उस पर इन्हें 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार, जो इनकी रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी में हुआ था, उस पर अज्ञेय जी को 1978 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि पुरस्कारों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ के साथ जब हम कवियों की रचनाओं पर बात करते हैं और उन पर जो जो साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, वो भी हम साथ के साथ बताते चलते हैं। तो आपको याद रखना है अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 1978 ईस्वी का। उसके बाद है दोस्तों अज्ञेय जी को आंगन के पार द्वार, जो इनकी रचना है आंगन के पार द्वार, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला था? 1964 ईस्वी में।
बहुत बार दोस्तों प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, हम रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बार बार मैंने यही बात की है कि सबसे पहले तो पेपर में बैठते ही आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि जो साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो भी पुरस्कार है, इनके अनुसार कवियों को लगाइए कि पहले किसको मिला, उसके बाद किसको मिला। तो आपको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो भी पुरस्कार हैं वो कवियों को दिए जाते हैं, साहित्यकारों को दिए जाते हैं, तो उनके सन भी आपको याद रखने हैं कि किस सन में कौन सा पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपसे पूछ लिया जाए और जो कवि हैं उनको भी दे दिया जाए, साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकारों को दे दिया जाए कि इनमें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं उनको जो कालक्रमानुसार या आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। तो जब आपको सन पता होगा कि किस सन में मिला था पुरस्कार, किस रचनाकार को, किस उपन्यासकार, कहानीकार को मिला था, तो तभी आप वो प्रश्न कर सकेंगे। तो आपको याद रखना है, अज्ञेय जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आंगन के पार द्वार रचना जो है इनकी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 ईस्वी में दिया गया। कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी में प्रकाशित रचना थी जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, 1978 ईस्वी में मिला। तो दोनों ही जो रचनाएं हैं आपको ये याद रखनी है कि किस पर साहित्य अकादमी, क्योंकि जब आपसे अज्ञेय जी पर प्रश्न पूछा जाएगा कि अज्ञेय जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको ये भी साथ के साथ मिलेगी, क्योंकि आप यहीं पर फंसेंगे। आपको याद नहीं होगा कि कितनी नाव में कितनी बार पर कौन सा पुरस्कार मिला है और आंगन के पार द्वार पर कौन सा मिला है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोनों आपको मिलेगी अगर अज्ञेय जी पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखना है साहित्य अकादमी किस पर मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है और किस सन में मिला है। तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की जो प्रमुख काव्य संग्रह थे, जो इनके सभी काव्य संग्रह थे, उन पर हमने बात की, प्रकाशन वर्ष के साथ और किस काव्य संग्रह पर कौन सा पुरस्कार मिला है। इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में अज्ञेय जी पर ही हम बात करेंगे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनके बारे में, उन पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।